आखिर यूक्रेन ने वही किया जिसका डर था। कल की सीज फायर बर्बाद हो गई, बेकार हो गई। इसके बाद बौखलाए राष्ट्रपति पुतिन ने बड़ा ऐलान किया, तो वहीं यूक्रेन अब भारत सरकार से नहीं बल्कि भारतीयों से मांग रहा है कुछ। यूक्रेन के चरित्र को देख का ऐसा लगता है जैसे कि इन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट ही किया था जानबूझकर भारत के खिलाफ। जानेंगे क्या कुछ हुआ है और कैसे यूक्रेन के विदेश मंत्री अब भारतीयों से मदद मांग रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी जो हालात है यूक्रेन में और रूस की जंग में, उसे आप देखेंगे तो रूस ने अब जो ये ज्यादातर एरिया है कीव के पास वाला, वहाँ पर एडवांस करना शुरू कर दिया है। जो लुहांस्क, डोनेस्क, मेरिपोल और खेरासन है, इन इलाकों में बढ़त तो हो ही गई है, या फिर ये कहें कि रूसी सेना इस पूरे इलाके में कब्जा कर चुकी है। लेकिन अब रूसी सेना इस इलाके में बढ़ रही है और यहाँ पे एडवांस हो चुकी है। इस इलाके में भी बढ़ रही है, यहाँ पे भी एडवांस हो चुकी है। इनका जो निशाना है वो निशाना कीव तो है ही, लेकिन उससे पहले एक खास जगह है यहाँ पर, ये है कीव इलाके के मैप को अगर बड़ा करेंगे हम लोग तो देखेंगे इस मैप में कुछ खास जगह है जहाँ पर रूस के हमले हो रहे हैं, जैसे कि इरपिन, बुचा, ओबलोन और कीव के टीवी स्टेशन, टीवी टावर वगैरह वगैरह। अब हो क्या रहा है, जो रूसी सेना के प्लान है उसके तहत रूसी सेना इनके एयरपोर्ट पर करना चाह रही है कब्जा। एयरपोर्ट पर अगर एक बार कब्जा हो जाता है तो फिर आप समझ लीजिए कि कीव को मिलने वाली मदद को रोका जा सकेगा, क्योंकि रूस का आरोप है कि कीव के अंदर, यूक्रेन के अंदर नाटो और पश्चिमी जगत भेज रहे हैं बाहरी लड़ाकों को, कॉन्ट्रैक्ट आर्मी को। यही वजह है कि कीव को और कीव के जो पास जितने एयरपोर्ट वगैरह हैं उनको कब्जे में लेने के लिए बढ़ रही है रूसी सेना। लेकिन कल किया गया था सीज फायर, और सीज फायर करके ये कोशिश की गई थी कि ज्यादा से ज्यादा जो विदेशी नागरिक यहाँ फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जा सके। पर हुआ ये कि जब इन इलाकों से निकालने की कोशिश होने लगी तब यूक्रेन आर्मी की तरफ से कथित तौर पर फायरिंग की जाने लगी। यूक्रेन आर्मी यहाँ से लोगों को निकालने देने नहीं लगे, बदले में रूस ने भी गोलीबारी करना शुरू कर दिया। सीज फायर को यूक्रेन ने नहीं माना, लेकिन हाँ भूमिका अच्छी बनाई कि सारा दोष डाल दिया रूसी सेना पर। बौखलाए पुतिन ने जब ये देखा कि सीज फायर का भी फायदा उठा रहा है यूक्रेन, तो उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से यूक्रेन कर रहा है ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन को आजादी पसंद नहीं है। यानी कि यूक्रेन अब एक आजाद देश रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अब रूस उस दिशा में काम करेगा जिस दिशा में यूक्रेन को कब्जे में लिया जाए। ये खुला ऐलान हो गया है पुतिन का, और पुतिन के इस ऐलान का सीधा सीधा मतलब है कि पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। अब जब जेलेंस्की को ये लग रहा है कि अब रूस रुकने वाला नहीं है, एक तो नाटो ने भी साथ नहीं दिया, नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं होने दिया, अमेरिका सिर्फ हथियार दे रहा है, और आगे की लड़ाई तब ज्यादा मुश्किल हो जाएगी जब रूस अपने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो जेलेंस्की ने सीधे यूएस की सीनेट को संबोधित किया, और यूएस की सीनेट को संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने ये कहा कि आप हमें हथियार दो और ह्यूमैनिटेरियन मदद दो, और इसके साथ साथ ये मांग की कि आप रूस के ऑयल इंपोर्ट पर बैन लगा दो। अगर उसके पास ईंधन खत्म होंगे तो फिर वो अपने फाइटर जेट को उड़ाएगा कैसे? आप अगर नो फ्लाइंग जोन नहीं कर सकते हो तो आप ये कर सको कि ईंधन पे रोक लगा दो। जेलेंस्की ने मांग की कि आप ऑयल इंपोर्ट को बंद कर दो ताकि रूस को और भी बड़ा आर्थिक झटका लगे। आपको बता दें अभी भी रूस ऑयल और नेचुरल गैस से अपनी अर्थव्यवस्था की भरपाई कर रहा है, और न सिर्फ इतना हो रहा है बल्कि ये जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, एक तरफ प्रतिबंध लग रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ रूस को बड़ा वाला फायदा हो रहा है। और ये बड़ा वाला फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे
जैसे जैसे ये जंग हो रहा है वैसे वैसे कच्चे तेल की कीमत बढ़ती जा रही और कच्चे तेल की इस बढ़ती हुई कीमत से कहीं न कहीं रूस को फायदा होता जा रहा है, क्योंकि ये देश भले ही यूक्रेन और रूस को लड़ने में मदद कर रहे हो, लड़ा रहे हो, लेकिन जब अपने की बात आती है तो ये चुप हो जाते हैं। जेलेंस्की ने सीनेट में ये कहा कि आप तेल खरीदना बंद कर दो रूस से, तो क्या रिप्लाई आया कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो ये होगा कि तेल की कीमत हो जाएगी बहुत ज्यादा, और ये कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे फिर हमारे अर्थव्यवस्था को। मतलब जब खुद की बारी आई तो मुंह पे जेलेंस्की को ना कह दिया। खैर, जेलेंस्की को जहां यूएस की सीनेट में ये तगड़ा वाला झटका मिला नाटो के बाद, तो वहीं दूसरा पैतरा चलना यूक्रेन ने शुरू किया। और यूक्रेन के जो विदेश मंत्री हैं दिमित्री कुलेबा, उन्होंने दुनिया से ये आग्रह करना शुरू कर दिया कि आप रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने में आगे आओ, आप बोलो कि ये जंग रोक दे रूस, ऐसा कुछ न करे रूस। दिमित्री कुलेबा ने नाइजीरिया से लेकर भारत तक चीन को भी ये कहा कि आपके नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, आपके छात्र वहाँ फंसे हुए हैं, इन्हें निकालने के लिए ही कम से कम आप ये कहिए कि रूस युद्ध को रोक दे, रूस इस युद्ध को और ज्यादा आगे न बढ़ाए। खैर, ये बातें अब तक सरकार से मदद की चल रही थी, दिमित्री कुलेबा हो या यूक्रेन के राजदूत हो, अब तक ये बातें कार से कह रहे थे। छात्रों की बातों को दिमित्री कुलेबा ने उठाया और दिमित्री कुलेबा ने कहा कि हम नहीं रोक रहे हैं छात्रों को, हमने बंधक नहीं बनाया है, हम नागरिकों को और छात्रों को निकालने देना चाह रहे हैं। लेकिन रूस है कि रूस ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, एग्रीमेंट पर नहीं चला। इस साल से तो हम दुनिया भर के देश, अफ्रीका, एशिया के जो स्टूडेंट्स आते थे पढ़ने के लिए, उनके लिए हम घर की तरह थे। आपको बता दें, इस तरह के क्लेम करके अब यूक्रेन के विदेश मंत्री दुनिया की सहानुभूति पाना चाहते हैं। और सरकारों की छोड़िए, अब तो दिमित्री कुलेबा ने ये कहा है कि भारतीय लोग सपोर्ट में आए यूक्रेन के और ये देखें कि किस तरीके से खेती बर्बाद हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं। आपकी सरकार अगर नहीं सुन रही है तो आप आगे आइए, आप बोलिए अपनी सरकार को। खैर, यूक्रेन की ये जो घटिया चाल है ये तब सफल जरूर हो जाती जब यूक्रेन भारतीय छात्रों पर इस तरह से अत्याचार नहीं करता। जो भारतीय छात्र आकर यहाँ बता रहे हैं कि यूक्रेनी सैनिकों ने किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया, वो उस चीज से साफ दिख रहा है कि यूक्रेन एक अमानवीय और घटिया सोच के हिसाब से चल रहा है। और जहाँ तक युद्ध रोकने की बात है, दुनिया से क्यों मांग रहा है? वो तो खुद युद्ध रोक सकता है। एक बार वो कह दे कि वो नाटो में शामिल नहीं होगा, युद्ध वैसे ही रुक जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, सब जगह से लताड़ पड़ने के बाद भी यूक्रेन समझ नहीं रहा है? इस मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।